न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के ही बारे में अपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, इंडिविजुअली भी और एक साथ में भी। नाउ इट्स टाइम कि अब अपन इस पॉलिसी को इवैल्यूएट करें। देखो, इवैल्यूएशन अपन कब करते हैं? किसी भी चीज का इवैल्यूएशन अपन हमेशा लास्ट में करते हैं, राइट? तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन यहाँ पे अप्रेजल के बारे में बात करने वाले हैं, एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी, और अप्रेजल को ही अपन इवैल्यूएशन कहते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इवैल्यूएशन जो होता है वो अपन हमेशा लास्ट में करते हैं। तो एक चीज तो आप ये समझ चुके होंगे कि भाई हम इस चैप्टर के एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां से हो सकता है कि हमारा चैप्टर अब ये लास्ट टॉपिक और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है? तो क्योंकि अपन यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन का अंदर हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन भी हम ऐसे बेसिस पे करते हैं कि पहले हम उसके कुछ फायदे देखते हैं और एक तरफ हम उसके नुकसान देखते हैं, ठीक है? किसी भी चीज के, फॉर दैट मैटर्स। जैसे आप एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? हम क्लास में हमारे फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकेंड टर्म होते हैं, हाफ ईयर्लीज होते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है, जब साल खत्म हो रहा होता है तो फाइनल एग्जाम के बाद में इवैल्यूएशन होता है कि भाई मतलब जो बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, राइट? तो उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम लूप होल्स कहाँ थे, कहाँ पे हम पीछे रहे, कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में हम आगे रहे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सेम उसी तरीके से LPG को भी जब अपन इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे अपन इसके कुछ तो डिमेरिट्स देखेंगे और कुछ इसके मेरिट्स देखेंगे, यानी कि कुछ तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे और कुछ इसके अपन नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, और उसी को देखने के बाद में हम लास्ट में ये बताएंगे कि इसका जो ओवरऑल है ना परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है ना? अगर मेरिट्स हैं तो मेरिट्स किस हद तक के मेरिट्स हैं, किस हद तक इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ा, और जो डीमेरिट्स हैं उससे नुकसान आगे आने वाले टाइम में क्या हुआ, है ना? और इसके अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसके जो भी डीमेरिट्स है ना, उससे जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ, इन चीजों के बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो अगर वो आपको सुनना है, समझना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए अब इधर उधर की बातें खत्म करते हैं, अपने टॉपिक को अपन एक बार से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो देखो, जब भी अपन LPG पॉलिसी बोलते हैं तो या तो इसको LPG पॉलिसी बोल दें अपन, या फिर इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल दें 1991। तो दोनों ही चीजें क्या है, दोनों ही चीजें सेम है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही अपन इन तीन एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा अपन ने हाईलाइट किया था, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसी को ही अपन शॉर्ट में LPG पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। Correct? So an appraisal of LPG policy implies is an appraisal of new economic policy. तो अगर यहाँ पे अपन evaluation कर रहे हैं LPG policy का, तो इन वे अपन यहाँ पे new economic policy का भी evaluation ही कर रहे हैं, appraisal कर रहे हैं। और an appraisal of economic reform initiated since 1991, और इसको तीसरे हम किस नाम से जानते हैं? economic reforms 1991, इस नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तीनों ही चीजें शायद डिफरेंट हैं और शायद इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे अपने लिए आगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये तीनों ही चीजें एक ही है। ऑलराइट, चलिए, सो अप्रेजल ऑफ LPG और NEP requires that the readers appreciates or understands the merits and demerits of this policy with reference to Indian economy। तो इस पॉलिसी का हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, मेरिट्स और डिमेरिट्स हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, और फिर ही उसके बाद में अपन इवैल्यूएट कर पाएंगे इस पॉलिसी को। चलिए, नाउ अब अपन शुरुआत करेंगे मेरिट्स से। सो मेरिट्स ऑफ द LPG पॉलिसी, ठीक है? अब मेरिट्स के अंदर अपन हमेशा पॉजिटिव, मतलब मेरिट्स का मतलब यही है कि अपन यहाँ से पॉजिटिव चीजें निकाल रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चीजें निकाल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज पता है क्या हमारी इकोनॉमी को जो पॉजिटिव चीज थी इस LPG पॉलिसी की, वो ये थी कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई थी। देखो, वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? एक मतलब आपको ना यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन करना होगा। एक चीज होती है जो कलरफुल होती है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब एक ऐसी पेंटिंग है जो जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, है ना, बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं जो एकदम पॉप हो रहे हैं, तो आप उसको उस पेंटिंग से एक बार को अट्रैक्ट होगे, वो वाइब्रेंट पेंटिंग कहलाएगी। और एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें सिर्फ एक ही कलर है और वो भी ऐसे मतलब बहुत डल कलर है, और उसके अंदर आप मतलब आप देखते ही आप ऐसे सोचोगे कि यार ये क्या ही है, मतलब क्यों ही देखना है इसको। अगर आप ऐसा सा थॉट लेके आते हो तो वो वाइब्रेंट नहीं होती है। तो एक तरफ है वाइब्रेंट, ठीक है, वाइब्रेंट मीन्स कलरफुल, और एक तरफ है
विच इज बिट ऑफ डल। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब बेसिकली ये है, वाइब्रेंट का मतलब अगर अब आप समझ गए हो तो उसके साथ में आपको इकोनॉमी को कनेक्ट करना है। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारे जितने भी सभी सेक्टर्स थे उन सभी के अंदर एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही थी। हमारी इकोनॉमी हरी भरी हो गई थी। हरी भरी से मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि भाई पेड़ पौधे ज्यादा हो गए थे, कल्टिवेशन ज्यादा, मतलब दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, बट यहाँ पे हरी भरी होने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी थी। ठीक है, उस विजन से देखिए, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी थी। हमारी इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों ही सेक्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आने लगा था। क्योंकि इससे पहले तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल अपने, इससे पहले वाली जो अपन ने रिफॉर्म्स पढ़े थे उसमें हमें पता है कि इससे पहले वाली जो रिफॉर्म्स थे, एक्चुअली रिफॉर्म्स भी नहीं कहेंगे, पॉलिसीज जो थी, प्लानिंग्स जो थी, उससे भी हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा तक मतलब देर तक उठी थी। लेकिन एक पॉइंट के बाद में वो ना स्टेगनेंट हो गई थी, किसी भी तरीके की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। अब क्योंकि ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी तो इसी वजह से यहाँ पे हमें नई पॉलिसी की जरूरत पड़ी, और तब जाकर के एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हमारी इकोनॉमी ने लेके आई। अब ये पॉलिसी लगने के बाद में हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ करने लगी, डेवलपमेंट करने लगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट हो गई थी। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो थी अब वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गई थी। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज ट्रेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया है? ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जितनी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में हो रही थी वो सब अब बढ़ने लगी थी, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे दिख रहा था? हमारी इकोनॉमी की जीडीपी पे दिख रहा था। पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी शॉट अप टू एज हाई एज 8% पर एनम। मतलब इस पॉलिसी के लगने के बाद में हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो कितनी बढ़ गई थी? पर एनम 8%। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इसका जो फीचर है, इट सेज स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ा था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी पड़ा था। ठीक है, सो एलपीजी पॉलिसीज हैव वर्कड एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। इट इज ओइंग टू दिस पॉलिसी दैट आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकग्नाइजेशन। हमारी इकोनॉमी के जितने भी आईटी फर्म्स थी, जितनी भी आईटी मतलब आप कह सकते हो कि पूरा जो आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मतलब जानी मानी हो गई थी दूसरे देश में भी कि भाई इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो अब ग्रो कर रही हैं, उनका नाम होने लगा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अगर अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट इज अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जैसे हमें अगर अपन पर्सनल अपने ऊपर लेकर के देखें तो काफी बार क्या होता है कि हमारी जितनी इनकम नहीं होती उससे काफी गुना ज्यादा हम खर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम मतलब या तो हमें किसी से बोरो करना पड़ता है या फिर हम मतलब कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट मंथ के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। राइट, तो हमारी इकोनॉमी भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रही थी एक टाइम पे, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, हमारा जो रेवेन्यू जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन है ये हमारी इकोनॉमी फेस कर रही थी। अब ये पॉलिसी लगने के बाद में जो फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे करेक्ट हो रही थी। ऑलराइट, सो माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। अब क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम नहीं सोच पा रहे थे, हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे थे, हमारी इतनी इनकम नहीं थी, तो इन्वेस्टमेंट तो हम कहां से ही कर पाते। राइट, सो फ्रॉम as high as 8.5% of GDP has been brought down to around 3.5% of GDP। तो हमने यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन के अंदर हमारी जो GDP थी वो एक बार को बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉप भी हो गई थी। नेक्स्ट इज अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। अब एलपीजी पॉलिसी लगने के बाद में इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी हमारी इकोनॉमी के अंदर वो भी धीरे धीरे कम हुई थी। सो ओइंग टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन लोवर्ड। अब देखो अभी एक पॉइंट के अंदर जो अपन ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसके अंदर अपन ने इंडस्ट्रीज की बात करी थी। राइट, अब देखो जहां पे इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा ग्रो कर रही हैं तो दिखती सी बात है कि वहां पे गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो रहा होगा, है ना। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन
इकोनॉमी में ज्यादा होता है तो उससे होता क्या है कि भाई सबकी जरूरतें पूरी हो पाती हैं, सभी लोगों को काम मिलता है, इनकम जनरेट होती है, सब लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हैं, है ना, उनकी जो भी फैसिलिटीज है उनको अवेल करते हैं। तो जो इन्फ्लेशन होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इंडस्ट्रीज अगर ग्रो कर रही हैं तो वो दिखती सी बात है, इंडस्ट्रीज किससे जुड़ी हुई होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ी होंगी, तो दिखती सी बात है कि जो आउटपुट लेवल है हमारी इकोनॉमी का वो भी बढ़ रहा था। और जब आउटपुट लेवल बढ़ता है इकोनॉमी का तो दिखती सी बात है, लास्ट में यही कहूंगी कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे करके डाउन हो रहा होता है। सो इन द इयर्स 2011-12 to 2013-14 इन्फ्लेशन वाज इन द रेंज ऑफ 6 to 9% पर एनम। सो इस टाइम पीरियड के दौरान इन्फ्लेशन कितना था, 6 to 9% per annum. For years 2018-19 it is estimated to be 3.4%। और फिर धीरे धीरे ये पॉलिसी लगने के बाद में पोस्ट एलपीजी इन्फ्लेशन रेट जो थी वो इतनी कम हुई। Alright? Now, it may be noted that high inflation leads to a rise in the interest rate। अब जब देखो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, इम्प्लाइंग अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि लोग कम से कम इन्वेस्ट कर पाएंगे। भाई जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है तो क्या हम बैंक के पास में लोन लेने पहुंच जाते हैं, क्या नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, हम क्या वेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम हो, फिर उसके बाद में हम हमारे काम करेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोगों की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट इज एडवर्सली इम्पैक्टेड। और जिसका इसका जो पूरा इम्पैक्ट होगा वो किस पे पड़ेगा, ग्रोथ रेट पे, क्योंकि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो ग्रोथ रेट भी वहां की बिल्कुल मिनिमल होगी या फिर जीरो होगी। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी टू रेज द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा और सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। अब देखो कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का क्या मतलब है। देखो एक टाइम पे ऐसा था हमारी इकोनॉमी के अंदर कि हम सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें, इनफैक्ट फूड ग्रेन्स तक भी हम क्या कर रहे थे, दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। नाउ अब ये हुआ कि हमने सोचा कि भाई हम कब तक हम दूसरे कंट्री से इन सभी चीजों को इंपोर्ट करते रहेंगे। मतलब एक तो टाइम आएगा जब हमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ मतलब एफिशिएंसी पे हमें खुद पे मतलब भरोसा करना पड़ेगा और खुद को सभी चीज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ रिलायंस और वो सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी थी। तो फिर वो फेज आया, ठीक है, और एलपीजी पॉलिसी लगने के बाद में ये सारी चीजें और ज्यादा इनहैंस हो गई। कैसे इनहैंस हुई कि हम हमारे यहाँ के बनाए हुए गुड्स हम दूसरे देशों में बेच पा रहे थे और दूसरे देशों के बनाए हुए गुड्स हम हमारे देश में भी आ रहे थे। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से पूरी मतलब खत्म हो चुका था। हमारे मार्केट्स बिल्कुल ओपन थे दूसरे कंट्रीज के गुड्स के लिए और दूसरे कंट्रीज के गुड्स हमारे मार्केट के, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो बिल्कुल ओपन थे। मतलब पूरा आप ये कह सकते हो कि क्रॉस चल रहा था। ठीक है, ट्रेडिंग अच्छी खासी चल रही थी, जिसमें अपन ग्लोबलाइजेशन जब अपन पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर अपन इन्हीं सारी चीजों के अंदर फोकस करा है अपन ने। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है या फिर अभी जिन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ अगर आपके सर के ऊपर से निकल रही है तो मैं पहले आपको यही बोलूंगी कि आपको ग्लोबलाइजेशन क्या है ये पहले आपको समझना होगा, सुनना होगा। ठीक है, उसके बाद में ही आप इस चीज को समझ पाओगे। तो देखो ग्लोबलाइजेशन से हुआ ये कि इकोनॉमीज आपस में इंटरलिंक होने लगी। अब जब इकोनॉमीज आपस में इंटरलिंक होने लगी तो मार्केट्स भी जो है वो भी एक्सपेंड हुए सभी कंट्रीज के लिए। और जब मार्केट्स एक्सपेंड हुए तो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हुए। ठीक है, किस तरीके से कि जैसे पहले तो ये था कि भाई अगर मुझे कोई चिप्स खानी है तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरी कंट्रीज के साथ में भी ट्रेड कर रही हूँ, मेरे लिंक्स हैं उनके साथ में, तो उनका गुड्स मेरी कंट्री में, मेरी कंट्री का गुड उनके कंट्री में, तो मेरे पास में आज चिप्स के नाम पे मेरे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा वो है, अमेरिका में जो प्रोड्यूस हो रहा वो है, चाइना में जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो है, फिर किसी दूसरी तीसरी कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो है। तो मेरे पास में सिर्फ एक चिप्स के नाम पे इतने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर के सोवर्जिनिटी के बारे में भी अब यहाँ पे बात होने लगी थी। ठीक है, so consumer sovereignty has expanded over time. This is evident from the fact that a large variety of goods and services from the diverse global markets are now within the easy reach of the buyers. तो हमारी इतने सारी कंट्रीज में से अगर मुझे किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे यूज करना है तो मैं आज उसे इजीली यूज कर सकती हूँ, उसे इजीली परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं
अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करना चाह रही हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार वो जो नूडल्स हैं जो चाइना में बहुत अच्छे हैं तो मैं वो खाना चाह रही हूँ, तो आज के टाइम में मैं इजीली उनको परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ किसकी वजह से हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हो पाया। तो कंज्यूमर की चॉइसेस यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर वाइडली रिस्पॉन्डिंग टू द कंज्यूमर्स चॉइस एंड प्रेफरेंस। अब कंज्यूमर की इन चॉइसेस पे और इन प्रेफरेंस पे प्रोड्यूसर भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो भी एक कंपटीशन सा क्रिएट मतलब अपने माइंड में कर चुके हैं कि यार जो उस कंट्री के अंदर इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, इस तरीके की चिप्स बनती हैं, उसको लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्वालिटी उसकी कैसी है। तो यहाँ के प्रोड्यूसर्स भी उसी तरीके का गुड प्रोड्यूस करना चाहेंगे ऑफ कोर्स, ताकि उनके गुड की भी डिमांड बढ़े। फिर कोई नया प्रोडक्ट वो देखेंगे, नई टेक्नोलॉजी वो देखेंगे, तो अपनी यहाँ की जो क्वालिटी है गुड्स की, सर्विसेज की, तो वो भी ज्यादा एनहांस होंगी। तो एक तरीके से चीजें मतलब एक बेटर प्लेस पे पहुंचती जा रही हैं। So consequently, overall, the level of expenditure on the household has tended to rise. तो कंज्यूमर सोवर्जिनिटी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कंज्यूमर्स का जो कह सकते हैं एक्सपेंडिचर है ना, उनका जो खर्चा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि अब उनके पास में ऑप्शंस हैं। पहले लोगों के पास में ऑप्शंस नहीं होते तो वो ले दे के वो उनके पास में एक ही चीज होती थी, उसी को परचेज करते थे। आज लोगों के पास में ऑप्शंस हैं, तो उनको पता है कि यार अगर किसी को ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है इसके जैसा वो शायद हो सकता है लोगों को पसंद आने लगा हो, तो वो खर्चा कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे। तो एक्सपेंडिचर कुल मिलाकर के लोगों का यहाँ पे बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स का। एम्प्लॉइंग एन ओवरऑल लाइज इन द वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लास्ट में हम किस पे आ जाते हैं? लास्ट में हम आ जाते हैं वेलफेयर स्टेटस पे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लोगों का जो वेलफेयर स्टेटस है वो भी इंप्रूव होता जा रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट सेज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो धीरे 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 बढ़ने लगे, ठीक है। तो पहले तो क्या कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया लास्ट पॉइंट के अंदर कि हम उसकी शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या कर रहे थे कि हम सभी गुड्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। अब इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे तो पैसे तो देंगे ना, और पैसे भी हम उनको उनकी करेंसी में देंगे। तो जब हम उनको दे रहे थे तो हमारे रिजर्व्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि यार हमें खुद को हमारा गुड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खुद ने हमने गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। तो इससे हुआ ये कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऑलराइट, so depletion of forex reserves was one of the compelling reason for the government to shift to the LPG policy। अब ये जो हो रहा था, मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो डिप्लीशन होता है, जो खत्म धीरे धीरे हो रहे थे, तो इससे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा वरिड थी और उनको लगा कि यार हमें तो कुछ ऐसा लाना ही पड़ेगा जिससे कि हम फॉरेक्स रिजर्व्स को बचा सकें। तब फिर जाकर के ये भी एक रीजन था, एलपीजी पॉलिसी लेके आए वो लोग। So thanks to these policies, forex reserves of the country have now reached a comfortable level। तो आज के टाइम पे हमारा जो forex reserve है वो अच्छे खासे लेवल पे है। Good amount of forex reserve enhances the economic confidence of the global investors to invest in Indian market। जब किसी भी कंट्री का ना forex reserve अच्छा होता है, ठीक है, तो दूसरे कंट्रीज जो है वो हमारे मतलब जिस भी कंट्री की अपन बात करें, सपोज अगर इंडिया का forex reserve अच्छा होगा, ठीक है, मतलब एक कंफर्टेबल लेवल पे होगा, तो दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने से घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं। तो दिस इज आल्सो अ गुड पार्ट ऑफ दिस। नाउ 7 पॉइंट सेज फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब अपन फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो ऐसा एक ये भी पॉइंट आ जाता है, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे बढ़ने लगा था, क्योंकि यहाँ के मार्केट के अंदर भी लोगों को, जो दूसरे कंट्रीज के लोग थे, उनको लगने लगा कि हाँ यार इंडिया अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यहाँ का मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को हमारे प्रोडक्ट समझ में आएंगे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, ठीक है। उनको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि भाई इंडिया में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब कहीं पे भी उसका हमें नुकसान फेस नहीं करना पड़ेगा, और एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ही मतलब एक वो होता है ना कि समझदार इंसान की निशानी होती है। तो वो भी एक चीज थी। तो लोगों ने सोचा कि यार अब इंडिया एक अच्छे खासे पेस पे है, ग्रोथ भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, सभी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो भी अब यहाँ पे बढ़ने लगा था। सो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्टेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो अब एलपीजी पॉलिसी के बाद भी जो फॉरेन प्राइवेट
इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था. दिस हैज बीन अ मैटर ऑफ अ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट domestic economy was not generating enough of surplus for reinvestment and indigenous technology was getting obsolete. अब देखो हमारी इकोनॉमी को ये इनकी जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी? तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में री इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं था अब कुछ भी. ठीक है, हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए थे हमारी जहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी के पास में वापस से मतलब री इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास में सरप्लस में कुछ नहीं था. सो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट. दोबारा से हम इन्वेस्टमेंट कर पाए इतना हमारे पास में सरप्लस में नहीं था. और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी धीरे धीरे पुरानी होती जा रही थी, आउटडेटेड होती जा रही थी. ओके, it is significant to note that private foreign investment is often accompanied with innovative techniques of production. फिर जब प्राइवेट फॉरेन ये इन्वेस्टमेंट जब होने लगा हमारी इकोनॉमी में तो वो नई नई इनोवेटिव टेक्निक्स जो है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारी कंट्री में आई. ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा और वो सारी चीजें जो है वो चलती रही. ठीक है, तो हम एक ऐसे स्टेज पे थे जहां पे सबसे पहली चीज कि हमारे पास में इतना सरप्लस में नहीं हो रहा था कि हम उसको री इन्वेस्ट कर सके और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी आउटडेटेड हो गई. लेकिन फिर जब ये बढ़ा, ये से मेरा मतलब है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ओके, जब ये बढ़ा तो इससे क्या हुआ कि नई टेक्निक्स भी जो है प्रोडक्शन की वो हमारी इकोनॉमी में आने लगी थी. क्लियर? तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. 8th पॉइंट पे बढ़ते हैं. सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर. अब देखो इतनी सारी चीजें बदल रही थी एलपीजी पॉलिसी के बाद में, तो अब इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक पावर है वो भी बढ़ रहा था और बाकी जितने भी देश थे वो अब इस चीज को बिल्कुल मानने के लिए तैयार हो चुके थे कि भैया इकोनॉमिक पावर जो है इंडिया का वो अब बढ़ रहा है. तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब अपने लेवल पे अब इंडिया को समझने लगे थे कि हाँ मतलब रिकग्नाइजेशन मिलने लगा था किसी भी चीज को. जब रिकग्नाइजेशन मिलने लगता है तो उसको मतलब आप ये समझ लो कि उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है ना. तो बस वही चीज थी. तो इससे पहले क्योंकि इंडिया को इतना ज्यादा तवज्जो कोई देता नहीं था, कोई भी दूसरे कंट्रीज नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के बाद में जो रिकग्नाइजेशन है जब वो बढ़ा हमारी कंट्री का, जो इकोनॉमिक पावर हमारी कंट्री की बढ़ी, तो बाकी देश जो भी थे उन्होंने भी हमारे साथ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है ना. हमारे साथ में आप ये देख लीजिए कि मतलब हमारी कंट्री के साथ में उन लोगों को लगा कि भाई हाँ इंडिया के अंदर कुछ तो ऐसी बात है इनके साथ में हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे या फिर इनके कंट्री के अंदर हम प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो हम कहीं पे भी मतलब नुकसान में नहीं होंगे. तो एक रिकग्नाइजेशन हमें मिलने लगा था और हमारी जो वैल्यू थी वो काफी गुना बढ़ चुकी थी. Alright, so it is owing to LPG policies and the consequent rise in the overall level of economic activity that India is now being recognized as an emerging economic power in the world. ठीक है, तो ये ग्रोथ और ये सारी चीजें देखने के बाद में अब इंडिया एक इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री के नाम से देखा जाने लगा था. ओके, सो दिस रिकग्नाइजेशन पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो रिकग्नाइजेशन मिला है ये किनके थ्रू मिला है? जो डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड के उनके थ्रू. तो दिस रिकग्नाइजेशन नॉट ओनली रेजेस इंडियाज इकोनॉमिक रैंकिंग इन द वर्ल्ड बट आल्सो बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी एज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो वही चीज हो गई कि जब ये इकोनॉमिक पावर का जो ये हमको रिकग्नाइजेशन मिला बाय डेवलप्ड कंट्रीज, तो इससे ऑफ कोर्स ये चीज तो हो ही कि भाई हमारा जो रैंकिंग है वो बढ़ी, लेकिन साथ ही में एक ये भी चीज हुई कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ने लगा था. लोग अब इन्वेस्टमेंट करने से कतरा नहीं रहे थे हमारी कंट्री के अंदर. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, राइट? चलिए, 9th point says a shift from monopoly market to the competitive market. So पहले तो क्या था कि हम क्योंकि एक प्रोडक्ट ही हम प्रोड्यूस कर रहे थे, सिर्फ हम हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी तक ही सीमित थे, तो मोनोपोली थी यहाँ पे मार्केट में. लेकिन अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते अब दूसरे कंट्रीज भी हमारी कंट्री के साथ में इंटरलिंक होने लगे थे, मार्केट एक्सपेंड हो रहा था, उनके प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे, हमारे प्रोडक्ट उनकी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे थे. तो इससे हुआ क्या कि एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ और उस कॉम्पिटिशन वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है. ठीक है, इस कॉम्पिटिशन के चलते यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि भाई हमारा देश है तो हमारे लोग मतलब हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूज करें, राइट? अब उसके लिए अगर उनके नजरों के सामने हो रहा दिख रहा है कि भाई यार अमेरिका का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से कंसिडर करेंगे कि क्यों कर रहा है ना. अगर अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई चिप्स है या
व्हाटसोएवर, कोई भी प्रोडक्ट है, तो अगर वो इतना ज्यादा लोगों के बीच में ट्रेंड कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो फिर वो क्या करेंगे कि भाई क्वालिटी देखेंगे, कौन सी टेक्निक यूज की है वो देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर उस चीज को वो खुद ग्रास्प करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि खुद के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको वो और ज्यादा इनहेंस करें, ठीक है। तो यही वाला जो कंपटीशन होता है ना, ये खुद के फायदे के लिए भी होता है। सो लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसी हैज कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन markets. Indian markets are now increasingly shedding its monopolistic character and becoming a more and more competitive in nature. So Indian market जो एक monopolistic character के साथ में था, वो अब competitive market में बदल रहा था. Okay? For instance, a couple of decades back, products like cars, refrigerators, ACs and PCs were the monopoly market in सेलेक्टेड ब्रांड्स ओनली। तो इन सभी चीजों का हमारे पास में सिर्फ सेलेक्टेड ब्रांड्स थे और वो सबकी, इन सभी चीजों में सब जो भी फर्म्स थी उन सबकी मोनोपोली थी, ठीक है। नाउ वेराइटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब इन्हीं चीजों को अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जाने कितने सारे ऑप्शंस हैं। एसी अगर आप देखोगे तो पहले क्या था कि एक ही तरीके की, एक ही ब्रांड की एसी हुआ करती थी और उसकी मोनोपोली थी, लेकिन आज के टाइम आप एसी खरीदने जाओगे तो आप अपने रेंज के हिसाब से एसी परचेज कर सकते हो कि भाई आपकी पॉकेट कितना आपको अलाउ कर रही है, आप उस हिसाब से आप एसी परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी जो भी बॉडी है, मतलब एसी किस चीज से बना हुआ है, उसकी अंदर कितनी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या चीजें, आप उसके बिहाफ पे आप एसी परचेज कर सकते हो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब आपके पास में ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के अंदर भी आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो, आप उसको ऑप्ट करोगे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शंस होने लगे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स के बारे में सोचा जा रहा है और ये सारी चीजें ही क्या दिखाती हैं, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को ये शो करती हैं। क्लियर? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे वो सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जो मेरिट्स हैं वो आपके खत्म होते हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ऑलराइट, सो डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो अभी तक अपन ने किसी भी पॉजिटिव जो अपन उसके मेरिट्स पढ़ रहे थे तो कहीं पे भी अपन ने एग्रीकल्चर का नाम नहीं लिया था, ठीक है। तो एक ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि इसके एलपीजी पॉलिसी के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर को अपन ने इतना एम्फेसाइज नहीं किया था, इनफैक्ट उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। सो नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सो पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, growth of GDP has largely been driven by secondary and tertiary sectors of the economy. तो देखो जीडीपी जो है यहाँ पे, मतलब ये पॉलिसी लगने के बाद में, पोस्ट दिस पॉलिसी 1991, जीडीपी जो बढ़ी वो जनरली किसकी वजह से बढ़ी? या तो सेकेंडरी सेक्टर की वजह से या फिर टर्शरी सेक्टर की वजह से। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया था इस पॉलिसी के अंदर। So agricultural sector has suffered a serious neglect and its growth rate has slided or slipped to miserably low level. तो agriculture sector पे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और इसकी जो growth rate है वो बिल्कुल डाउन चली गई थी। कितनी? Around 2-3% per annum. Alright? This has led to a widening gulf between the rural and urban economies. अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि रूरल और अर्बन इकोनॉमीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप आने लग गया था, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया जाता है। वहां की जो जनता होती है वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती है। अब जब एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, एकदम नेग्लेक्ट कर दिया और अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो सीधी बात है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा, राइट, इम्प्लाइंग दी स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। और इससे हुआ क्या? लास्ट पे जो गरीबी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। In fact, slow growth of agricultural sector must ultimately hinder the process of growth of the industrial sector as well. अब देखो इसका इम्पैक्ट, मैंने आपको एक चीज हमेशा से बता रखी है कि तीनों ही जो सेक्टर्स हैं वो इन अ वे आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। प्राइमरी सेक्टर कनेक्टेड है सेकेंडरी से, सेकेंडरी कनेक्टेड है टर्शरी से। प्राइमरी सेक्टर इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर इज द ओनली सोर्स फॉर रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। किसी भी चीज का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से लेके आते हैं? प्राइमरी सेक्टर से लेके आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब प्राइमरी सेक्टर पे ही फोकस नहीं किया गया, जब बेस जो होता है ना, नींव, जब उसी पे ध्यान नहीं दिया गया, तो जो बिल्डिंग है वो कब तक खड़ी रहेगी, आप ये भी तो सोचिए। तो जो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह को सप्लाई करने वाला जो सेक्टर है, जब उसी पे फोकस नहीं किया गया, तो एक टाइम के बाद में तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा ही, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई होनी चाहिए वो चीजें सप्लाई ही नहीं हो रही हैं, राइट। सो इनफैक्ट द स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर मस्ट अल्टीमेटली हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ of the industrial sector as well. This is because agricultural sector is an important source of raw material for industrial sector, क्योंकि agricultural sector से industrial sector को बहुत ही ज्यादा raw material जाता है, it is an important source. Agricultural sector is a principal source of labor supply to the industrial sector. अब agricultural sector से बहुत सी labor supply भी होती है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। अब यहाँ पे एक ये भी चीज है, वापस वही बात आ गई कि आपस में कनेक्टेड होते हैं ना सेक्टर्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जितने जो भी मोस्टली गुड्स बनते हैं उनकी डिमांड कहाँ पे होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। तो आप जब यही ग्रो नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे जो जैसे थ्रेशर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, इन सब की डिमांड कम होगी, है ना। तो ये आपस में इनका जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। वीक एज इन कि यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएगा फॉर द गुड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। नाउ एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज। देखो यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर जो ग्रोथ प्रोसेस था उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था एलपीजी पॉलिसी ने, ठीक है। थिंक ऑफ एनी एमएनसी, you will hardly find its trace in the rural areas of the country. आप किसी भी एमएनसी के बारे में अगर सोचते हो तो ये बहुत ही मुश्किल होगा ये चीज सोचना कि कोई एमएनसी गांव में है, रूरल एरियाज में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ कहां तक कंसंट्रेट हो रह पाई थी, सिर्फ अर्बन एरियाज तक। रूरल एरियाज तक जो इसका इम्पैक्ट है वो नहीं पहुंच पाया था, जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो इसका गुड इम्पैक्ट है एलपीजी पॉलिसी का, वो नहीं पहुंच पाया था। All MNCs are focusing only on urban areas. जितने भी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो सब किस पे फोकस कर रही हैं, वो सारी की सारी अर्बन एरियाज पे फोकस कर रही हैं। Where they find conducive infrastructural facilities, जहाँ पे उनको बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल जाती है। This has further widened the rural urban gulf. अब इससे एक बार फिर रूरल और अर्बन के बीच में जो ये गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया। Rural urban gulf implies economic dualism which deepens social dualism as well. अब यहाँ पे जब रूरल और अर्बन के बीच में गल्फ हो गया, जब गैप बढ़ गया है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, पहले तो इकोनॉमिक डुअलिज्म में और फिर सोशल डुअलिज्म में। मतलब अब ये दो चीजें हो जाएंगी। इकोनॉमिक वाइज भी एक ऐसा जगह है, मतलब एक ऐसे अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे इकोनॉमिकली दे आर ग्रोइंग, वहीं पे रूरल एरियाज दे आर इकोनॉमिकली मतलब वेरी पुअर, वहां के लोगों को एज अ पुअर कंसिडर किया जाता है, उन एरियाज को बिल्कुल पुअर कंसिडर किया जाता है और माना जाता है कि वहां पे पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। तो इकोनॉमिकली आप देख सकते हो कि कितना दो मुंह हो गए। फिर अगर सोशली देखा जाए तो सोशली भी यहाँ के लोग बढ़िया बच्चों को अपने को स्कूलों में डाल रहे हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, सारी चीजें अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। लेकिन वहीं पे गांव से जुड़े जो लोग हैं उनको बेचारों को सभी चीज का जो एक्सेस है उन लोगों के लिए वो बहुत ही अभी कम है, चाहे एजुकेशन हो जाए, चाहे प्रॉपर हेल्थ हो जाए, चाहे क्लीन वाटर हो जाए, ये सारी चीजें हैं। ओके, सो वापस से देखना इस पॉइंट को। सो रूरल अर्बन गल्फ इंप्लाइज इकोनॉमिक डुअलिज्म व्हिच डीपेंस सोशल डुअलिज्म एज वेल. Economic and social dualism are always a big threat to the process of growth and development. तो ये जो dualism है, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा थ्रेट है towards the growth and development of a nation. All right? Now, third जो इसका demerit है, it says economic colonialism. देखो, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? So, हमको ये चीज पता है कि हमारा देश ऑलरेडी, मतलब अंग्रेजों ने 200 साल तक ऑलरेडी हमारे देश को अपने अंडर में चलाया, मतलब अपने हिसाब से चलाया, हमने उनकी गुलामी करी, ठीक है। नाउ व्हाइल एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कंट्रोल, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वापस से वही चीज हो रही है, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तरीका क्या है कि जो दूसरे कंट्रीज की एमएनसीज हैं वो अब हमारी कंट्री में आ रही हैं ज्यादा से ज्यादा, और इनका जो कंट्रोल है, इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वापस हम वही, मतलब हम वापस से उसी चीज के अंदर ही झगड़ते जा रहे हैं, विच इज कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई ज्यादा पावरफुल नेशन जो लेस पावरफुल नेशन को जब वो डोमिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसी को अपन कोलोनियलिज्म के नाम से जानते हैं।
तो पहली चीज तो पहले पॉइंट में तो आपको यही बता दिया था कि हम ऑलरेडी 200 साल तक हमको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में रखा है, हम उनके कंट्रोल में रहे, फिर अब आ गई एमएनसीज। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एमएनसीज एक्सपेंड होती जा रही हैं तो हम उनके कंट्रोल में आते जा रहे हैं। ऑलराइट, implying a situation where MNCs are exploiting the Indian markets to sell their products, and in the process, domestic producers are marginalized owing to their poor competitive strength. अब इससे हो क्या रहा है, मैंने ये तो बोल दिया आपको कि भाई MNCs आ रही हैं, उनका कंट्रोल बढ़ रहा है। कंट्रोल किस तरीके से बढ़ रहा है? उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू। उनके प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अब जो मार्केट जिस नेशन का है और जिस नेशन के लोगों के लिए है, तो उन्हीं लोगों के प्रोडक्ट से जिस मार्केट के अंदर मतलब सर्कुलेट होने चाहिए, उनकी जगह अब दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट सर्कुलेट हो रहे हैं। तो कंट्रोल जो हो रहा है, अब जो कंट्रोल जिसका होना चाहिए उसका ना होकर के उन लोगों का हो रहा है जो कि हमारे देश के ही नहीं है। सो दिस इज द कंट्रोल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, इसी कंट्रोल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। सो इस तरीके से एमएनसीज जो है वो ओवरटेक कर रही हैं, वो ओवरशैडो कर रही हैं हमारे मार्केट्स को, और इससे हमारे जो खुद के प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ओके, सो नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ consumer. Okay, so next is spread of consumerism. Now, spread of MNCs in the country as consequence of LPG policy has resulted in a large scale spread of consumerism. तो जैसे ही LPG पॉलिसी आई उसके बाद में जो कंज्यूमरिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, a variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift, गोइंग बियॉन्ड द मीन्स। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक देखा था, जब इसके मेरिट्स पढ़े थे तो मैंने देखा था कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, तो वो हो गया इसका पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पे स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म ये इसका नेगेटिव पार्ट इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि लोगों के पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं, उनको अपना लाइफस्टाइल सोसाइटी के अंदर मेंटेन करना है, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो ना चाहते हुए भी उनको महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। महंगी चीजें जो कि हमारे देश की नहीं है, दूसरे देश में बन के हमारे देशों में आ रही है, लोग उनको अफोर्ड करके अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल कंज्यूमरिज्म। ऑलराइट, द इंडियन सोसाइटी इज अडैप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग। अब इंडियन सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी को इस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है कि उनको ऐसी चीजें खरीदनी, इतनी महंगी चीजें खरीदनी है जो कि वेस्टर्न कंट्री से हमारे देश, मतलब हमारे देश में आई है, और भले उसके लिए वो बोरो करके खरीदे। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को हम अडॉप्ट करें, वेस्टर्न ब्रांड्स को हम अडॉप्ट करें, भले उन चीजों के लिए हमको उधार मांगना पड़ जाए, बट क्योंकि हमें हमारा उसको स्टेटस को मेंटेन रखना है तो वो चीज लोग करते हैं। दिस में एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब इससे क्या हो रहा है कि वहां दूसरे देशों के जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए हमारे यहाँ के देश का जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो रहा है, बट सर्टेनली इनहैंसेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स एज कंज्यूमर्स। लेकिन वहीं पे एक तरीके से अगर हमारे देश के प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचा जाए, यहाँ के कंज्यूमर्स के बारे में सोचा जाए, तो दिस इज वल्नरेबल, मतलब उनके लिए ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब देखो, लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस मतलब एक तरफा ग्रोथ प्रोसेस। सो एलपीजी हैज एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट इट इज लॉपसाइडेड। इट इज नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस। अब देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस के अंदर ये एक ऐसी ग्रोथ होती है जो कि सभी सेक्टर्स को साथ में लेके चलती है। लेकिन अगर एलपीजी के बारे में अगर देखा जाए तो मैंने आपको ये चीज पहले बता दी कि प्राइमरी सेक्टर को तो पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया था इसके अंदर। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ऑफ कोर्स इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिससे जीडीपी बढ़ी भी। लेकिन तो अब जब सभी सेक्टर्स को एक साथ में लेके आप नहीं चल रहे हो, जब इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर इनकम वेल्थ के बेसिस पे, जहाँ पे अमीर गरीबों के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं, अर्बन रूरल एरियाज के बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो अपन वैसे ही कह सकते हैं कि भैया ये कैसी ग्रोथ है, जहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है बस वही ग्रो कर रहा है और एक सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज के जो कि गरीब घोषित कर दिए गए हैं और उन पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा है। रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो सिर्फ के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की जा रही है, और गांव के अंदर जो रूरल एरियाज है बेसिकली उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सिर्फ एक तरफा हो रही है।
Now, it is not an inclusive growth process. It does not include all the sectors of the economy, first of all. Instead, it is increasingly relying on service sectors of the economy. तो ज्यादा से ज्यादा जो एलपीजी पॉलिसी है वो कौन से सेक्टर पे रिलाई कर रही है? सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर पे. In fact, it is just an IT focused growth process. In fact, इसको सिर्फ और सिर्फ IT focused growth process के नाम से जाना गया है, which is gradually overshadowing the process of industrialization. जो कि धीरे धीरे जो पूरा process of industrialization उसको overshadow करता जा रहा है, besides neglecting the farming sector. और इसके अंदर हमने कौन से सेक्टर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया? फार्मिंग सेक्टर को. इट इज अलार्मिंग टू नो दैट ओइंग टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द इंडियन फार्मर इज शिफ्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स. अब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चलते जो हमारे फार्मर्स हैं वो कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो रहे हैं. वो ऐसी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं जिनको वो बेच सके, जिनको वो एक्सपोर्ट कर सके दूसरे देशों के अंदर, बदले में वो पैसे कमा सके. ठीक है. अब इससे हो क्या रहा है कि कैश क्रॉप पे ज्यादा से ज्यादा जब फार्मर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस के लिए जिन फूड ग्रेन्स की जरूरत है वो कौन कमा के, मतलब वो कौन कल्टीवेट करेगा? तो अब जब उसको ही कल्टीवेट करने के लिए नहीं हमारे फार्मर्स हैं तो वापस वही वाली सिचुएशन आ गई ना, जो एकदम पुरानी वाली, जब हम क्या कर रहे थे? फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे. तो वापस वही सिचुएशन आ गई है जहां पे हमको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे फार्मर्स तो क्या कर रहे हैं? कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं. ओके, फॉर द फॉरेन मार्केट्स. किसके लिए कैश क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट की जा रही है? फॉरेन मार्केट्स के लिए. कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स. जहां पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है. We are often forced to import food grains despite green revolution. मतलब green revolution के होने के बावजूद हम जो food grains हैं उसको import करना हमें पड़ रहा है. ठीक है, this is the situation. So rising prices of fruit products towards the end of 2009 should serve as a wake-up call to the fact that LPG policies are almost neglecting the farming sector of the economy. So 2009 तक जब food products की prices बढ़ने लगी तब लोगों के एकदम से मतलब ध्यान लगा लोगों का कि भाई क्या हो रहा है, हमको तो फार्मिंग सेक्टर पे भी तो फोकस करना है, वरना तो सभी चीजों की प्राइसेस बढ़ती जाएगी. हम जो फूड ग्रेन्स ही हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर अ कंट्री. तो तब जाकर के फिर इस पे मतलब एलपीजी पॉलिसी के अंदर फिर फार्मिंग सेक्टर पे भी धीरे धीरे फोकस किया गया. इसका फिर जो 6 पॉइंट है, जो 6th डिमेरिट है, इट सेज कल्चरल इरोजन. देखो हम क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न प्रोडक्ट के साथ साथ में हम वेस्टर्न जो कल्चर है उसको भी हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो खुद का कल्चर है उसको मतलब इसको हम नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, इसको अपन साइड करते जा रहे हैं. सो ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड द कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी. फॉलोइंग आर द सम सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हैज टेकन अ लेड ओवर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ लाइफ. अब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, बस यही अब सबके लिए सबसे ऊपर हो चुकी है कि भाई पैसा कमाना है, बस पैसा ही कमाना है. ठीक है, बाकी सारी चीजों से लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं. अब पैसे कमाने के चक्कर में वो बस किसी भी हद तक जा पहुंचे हैं. Everybody wants to be economically independent and well off. हर कोई इस देश के अंदर इकोनॉमिकली बस वेल ऑफ होना चाहता है और इंडिपेंडेंट होना चाहता है, रिगार्डलेस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली और द सोसाइटी. और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको पीछे भूलता जा रहा है. ठीक है, सो अपने ही परिवार से वो अलग होता जा रहा है, थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, सिर्फ किस चक्कर से कि भाई फोकस सिर्फ एक ही है कि भाई पैसा कमाना है. सो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक टाइम तक ये चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में जब आप खुद अपने खुद के परिवार से जब आप कटने लगते हो, अपनी सोसाइटी से कटने लगते हो, तो फिर एक बहुत ही आप ऐसे फेज में चले जाते हो जहां से निकलना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, वैसे तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग बहुत छोटे हो, ये इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है आगे लाइफ के अंदर. बट हाँ, हमको ये चीजें बैलेंस करनी पड़ती है. वी शुड ऑलवेज बैलेंस आवर वर्क एंड फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल, ताकि हम सभी जगह पे अच्छे से प्रेजेंट हो पाए, सभी चीजों पे हम फोकस कर पाए, हम हमारे कल्चर को भी ना भूलें, हमारी फैमिली को भी ना भूलें, हम हमारे काम को भी प्रायोरिटी दें. सो दिस इज अ बिग थिंग. धीरे धीरे आप लोग इस चीज को समझोगे डेफिनेटली. बट फॉर नाउ इसी पे आते हैं. Loyalty towards the family and loyalty towards the society, which used to be the strongholds of the Indian social culture, are being discarded as useless virtues in the wake of materialism.
तो हम एक टाइम पे ऐसा था कि हमारे देश के लोग हमारी अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मर मिटने के लिए बिल्कुल आमादा रहते थे। लेकिन अब वो धीरे-धीरे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बदलने लगी हैं, हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा बदलने लगी है कि लोग अब मटेरियलिज़्म की दुनिया में आ चुके हैं। बस उनको मटेरियल से जो हमारा पड़ोसी है उसने ये इतने लाख की गाड़ी ली है, हमको इससे डबल लेनी है, मतलब इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें कार लेनी है। हमारे पड़ोसी ने इस इतने बीएचके का घर लिया है, हमें उससे डबल लेना है। ठीक है, हम इस कॉम्पिटिशन में लग चुके हैं। हम हमारे पड़ोसियों से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हम हमारी पड़ोसी तो मैं खैर बहुत ही बड़ी बात कह दी मैंने। हम हमारी फैमिली के अंदर जो कज़िन्स होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, उनसे हम कम्पीट करने लगे हैं, जो कि ये चीज़ें कभी नहीं हुआ करती थी। और आज के टाइम में आप हर दूसरे घर की कहानी यही सुनोगे कि भाई भाई-भाई में लड़ाई हो गई, वो समझौता नहीं हो पा रहा है, किसके पीछे ज़मीन के पीछे लड़ाई हो गई, है ना? और मतलब माँ-बाप को पूरी बुरी तरीके से वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। सो ये इसलिए हुआ, ये जो दूषित हुआ है ना समाज, ये बहुत से रीज़न्स की वजह से हुआ है। ठीक है? सो सभी चीज़ों का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है ना, तो एक गुड मतलब एक बुरा इम्पैक्ट डेफिनिटली होता है। जो बुरा इम्पैक्ट है, जब वो चीज़ें ज़्यादा होने लगती है ना, तो फिर वो मतलब कहते हैं कि विनाश की तरफ वो चीज़ जा रही है, मतलब वो खत्म होती जा रही है वो चीज़ें। तो ऑफ कोर्स इन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। सो ये इस पॉइंट में यही बोला है कि लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द सोसाइटी व्हिच यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द इंडियन सोशल कल्चर। हमारी हमारी सबसे ज्यादा ताकत हुआ करती थी कि हम हमारे परिवार के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हम बहुत ज्यादा लॉयल होते थे। ओके, अब ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब हमारी लॉयल्टी किससे बढ़ती जा रही है? मटेरियल से। महंगी गाड़ी, महंगा घर, है ना, और बड़ी बड़ी टीवी, अच्छी स्टेट मतलब अच्छी पोजीशन पे जॉब, इन चीजों से हम ज्यादा अब क्लोज होते जा रहे हैं। चलिए, एनीवेज, यहाँ पे आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो दोनों खत्म होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना इजीली मैं आपको इस टॉपिक को समझा सकती थी उतना इजी मैंने करके आप लोगों को ये टॉपिक समझाया है। ठीक है, फिर भी उसके बाद में भी अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू सो मच।